Assalamualaikum dear students. Welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss Gooch Crucibles from Chemistry book by Azim Academy. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि चीज़ों को फिल्टर करने के लिए डिफरेंट तरह के मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें हम फिल्टर पेपर्स को भी यूज़ करते हैं, हम क्रूसिबल्स को भी यूज़ करते हैं, हम मुख्तलिफ तरह की सीव्स को भी यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर को भी यूज़ करते हैं। लेकिन आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है क्रूसिबल्स। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के क्रूसिबल्स यूज़ होते हैं चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए, यानी सेपरेट आउट करने के लिए। एक क्रूसिबल है गूच क्रूसिबल, जबकि दूसरा क्रूसिबल है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे गूच क्रूसिबल को। अगर गूच क्रूसिबल को आपको सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे हमारे घर में छोटे से कप होते हैं, वैसे ही एक छोटा सा कप है, लेकिन उस कप के बेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो क्रूसिबल्स हैं वो परफोरेटेड हैं। तो जो गूच क्रूसिबल है, गूच क्रूसिबल जो है ये पोर्सिलीन का मिलकर बना होता है और इसकी बेस में छोटे छोटे सुराख होते हैं, यानी एक कप है और उस कप के छोटे छोटे बेस में सुराखों की वजह से हम उसको कहते हैं गूच क्रूसिबल। अब इसके जो बेस में छोटे छोटे होल्स हैं, ये सुराख हैं, उनको कवर करने के लिए आप पेपर पल्प लेंगे और उस पेपर पल्प की तह उसके अंदर लगा देंगे। अगर तो आप पेपर पल्प लगाना चाहें तो वो भी ठीक है, अगर आप पेपर पल्प नहीं लगाना चाहते तो आप फिल्टर पेपर का एक छोटा सा पीस गोल्ड फॉर्म में काटेंगे और उस पेज को उठा के आप उस क्रूसिबल के अंदर लगा देंगे। उसके बाद जिस भी सैंपल को आप उसमें सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, आप उस क्रूसिबल के अंदर सैंपल को डालेंगे और नीचे से आप फुल सक्शन अप्लाई करेंगे। जितनी ज़्यादा सक्शन अप्लाई होगी फिल्ट्रेशन का रेट उतना फास्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि अगर गूच क्रूसिबल के अंदर, चूंकि हमने जो मटेरियल लगाया है वो पेपर पल्प है, अगर आप HCl या KMnO4 जैसे सॉल्यूशंस को उसके अंदर डालेंगे तो ये चांसेस होते हैं कि HCl जो आपने सैंपल में डाला हुआ है वो मे बी उस पेपर के साथ रिएक्ट कर जाए और उसमें कंटामिनेशन का बाइस बन जाए। तो हम कहते हैं कि अगर आपने HCl या KMnO4 के जैसे सैंपल्स को सेपरेट करना हो तो गूच क्रूसिबल में आप वो जो तह लगाते हैं पेपर पल्प की, वहाँ पेपर पल्प की बजाय आप एस्बेस्टॉस मैट को भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करती हूँ गूच क्रूसिबल की बजाय सिंटेड ग्लास क्रूसिबल की, तो गूच क्रूसिबल दैट वाज मेड अप ऑफ पोर्सिलीन, लेकिन सिंटेड ग्लास क्रूसिबल जो है वो पोर्सिलीन का नहीं बल्कि ग्लास के बना होता है। गूच क्रूसिबल में बेस को आप पेपर पल्प या किसी भी शीट से या एस्बेस्टॉस के मैट से कवर करते हैं होल्स को, यानी परफोरेशंस को, लेकिन सिंटेड ग्लास क्रूसिबल में आपको बेस कवर करने की जरूरत नहीं होती। तो हम कहते हैं कि यहाँ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो हम कहते हैं कि गूच क्रूसिबल के निस्बतन सिंटेड ग्लास क्रूसिबल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होगा? सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक को समझने के लिए आपको पता हो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको कहते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो, ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो आप सबसे पहले जो भी सैंपल होगा उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे और जो सैंपल है वो प्योर नहीं है, तो आपने वो जो इम्प्योर ना खालिस चीज़ है उस चीज़ में से प्योर चीज़ को सेपरेट करना है, और ना खालिस चीज़ों से खालिस चीज़ को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपका सैंपल होगा उस सैंपल का आप सोल्यूशन बनाएंगे जिसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप फिल्टर करेंगे, फिर कूल डाउन करेंगे, वहाँ से जो प्योर सब्सटेंस होगा वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करूँ तो हम कहते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस में से प्योर सब्सटेंस को सॉलिड फॉर्म में सेपरेट करना, यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट करना, और आप उसको सेपरेट किससे करते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, जिनमें पहला स्टेप चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है, दूसरा स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जबकि तीसरा स्टेप फिल्ट्रेशन, कूलिंग, कलेक्शन ऑफ द क्रिस्टल्स, ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल, एंड द लास्ट वन इज डीकलराइजेशन। ये कुछ स्टेप्स हैं क्रिस्टलाइजेशन के, जिनके बाद आपको प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेप को डिस्कस करूँ तो जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट ये कहता है कि आपने इम्प्योर सब्सटेंस को जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सॉल्वेंट ऐसा हो जो सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व तो करे
लेकिन उसके साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि सॉल्वेंट ऐसा हो जो रूम टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर पे थोड़ी मिकदार डिजोल्व करे, लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लाऊं तब वो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट के डिजोल्व करें। इसको आप यूँ समझ लें कि अगर चीनी है और चीनी को आप ठंडे पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो थोड़ी हल होगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी में लेते हैं तो ठंडे की निस्बतन उसमें चीनी ज़्यादा हल हो जाती है। आप 2 ढक्कन चीनी डाल रहे हैं थोड़े से पानी में, वो हल हो गई, लेकिन आप अगर एक पूरा बॉक्स उसके अंदर डाल देंगे तो चीनी डिजोल्व नहीं होगी। अगर आप उसी पानी को उठा के चूल्हे के ऊपर रख दें और अब आप उसको हीट करें तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीनी को डिजोल्व करेगा। इसका मतलब ये है कि जब रूम टेम्परेचर था तब उसने सोल्यूट कम डिजोल्व किया, लेकिन जैसे ही मैंने उसको हीट किया तो उसने मैक्सिमम अमाउंट को डिजोल्व कर लिया। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे कम मिकदार को डिजोल्व करे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करो तब वो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिजोल्व कर ले। उसके बाद ये है जो सॉल्वेंट आपने लेना है वो सोल्यूट को तो अपने अंदर डिजोल्व करे, लेकिन सोल्यूट के साथ मौजूद इम्प्योरिटीज को अपने अंदर डिजोल्व ना करें। यानी अगर उसके साथ कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं या कुछ और मिनरल्स मौजूद हैं तो वो उन मिनरल्स को डिजोल्व नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को डिजोल्व करे जिसको हम चाह रहे हैं, यानी जो सब्सटेंस ये सोल्यूट है सिर्फ उसको डिजोल्व करें। उसके बाद हम कहते हैं कि जब आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें और उससे कूल डाउन करें, उससे आप क्रिस्टल्स लें, तो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्रिस्टल्स जो बने वो वेल फॉर्म बनने चाहिए। तो सॉल्वेंट एक ऐसा ले जो वेल फॉर्म क्रिस्टल्स दे, ऐसा सॉल्वेंट नहीं लेंगे जो वेल फॉर्म क्रिस्टल्स हमें नहीं देगा। उसके बाद जो सॉल्वेंट है वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, सस्ता होना चाहिए, और इसके बाद ये कि सॉल्वेंट को इस्तेमाल करना भी आसान हो, वो सेफ़ टू यूज़ हो, यानी कोई हार्मफुल इफेक्ट उसका ना हो। और लास्ट पे ये है कि जब आपने क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट कर लिया तो अब हम इजीली उस सॉल्वेंट को सेपरेट आउट भी कर सके। तो सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली, सॉल्वेंट को डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है। उस सॉल्वेंट के अंदर अब हमने सोल्यूट को ऐड करके उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेना है। जैसे चीनी को पानी में हल करें तो वो हल होगी, मैक्सिमम अमाउंट जब चीनी की डिजोल्व हो जाएगी पानी के अंदर तो वो उसका क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन के बाद आपने जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको फ़ौरन फिल्टर कर लेना है, ताकि उसमें से अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स या उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो सके। और हम हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को ही क्यों फिल्टर करते हैं, ताकि प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन से अवॉइड किया जा सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को ही फिल्टर क्यों नहीं करते, उसको ठंडा करके फिल्टर कर लें। उसकी वजह ये है कि अगर हम ठंडा करके करेंगे तो फिर प्री मैच्योर क्रिस्टल्स बन जाएंगे और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को ही फिल्टर कर ले, ताकि इसमें से प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन से बचा जा सके। आपने उस चीज़ को फिल्टर कर दिया, अब उसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, यानी अगला स्टेप कूलिंग है। कूलिंग में कहते हैं कि 2 तरह से कूलिंग की जा सकती है, मॉडरेट रेट पे भी कूलिंग कर सकते हैं, स्लो कूलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत स्लो कूलिंग करेंगे तो उसका बेनिफिट तो ये होगा कि लार्जर यानी बिगर साइज क्रिस्टल्स आएंगे, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होगा कि वो जो बड़े क्रिस्टल्स आए हैं उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट की मौजूद होगी, यानी वो प्योर नहीं होंगे। अब हमें उन सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए नए काम करने पड़ जाएंगे और प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्लो कूलिंग की बजाय आप मॉडरेट कूलिंग कर लें। मॉडरेट कूलिंग से जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो वेल फॉर्म्ड होते हैं और उनमें सॉल्वेंट की अमाउंट भी कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी कलेक्शन ऑफ द क्रिस्टल्स, यानी आपने जब ठंडा कर लिया उसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए, अब उन क्रिस्टल्स को सेपरेट करना है। तो आप अपरेटस सेट करेंगे, ऊपर आप फनल रखेंगे या क्रूसिबल रखेंगे, नीचे आपके पास कॉनिकल फ्लास्क होगी, ऊपर से आप सैंपल डालेंगे, ऊपर क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाएंगे, नीचे जो मटेरियल जो लिक्विड आता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, जो ऊपर पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे उनको रेजिड्यूज कहते हैं। और अब आप उन क्रिस्टल्स को कॉर्क से जेंटली प्रेस करते हैं। जैसे ही आप जेंटली प्रेस करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है वो वहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा और आपके पास क्रिस्टल्स जो है वो ऑब्टेन हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप चाय बनाएं और चाय में स्टेनर के अंदर पत्ती के दाने रह जाते हैं, अगर पत्ती के दानों को चम्मच से प्रेस करें तो अगर 1-2 कतरे चाय के उसमें रह गए हैं तो वो भी नीचे की तरफ निकल आएंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि जो क्रिस्टल्स आए हैं उनको आप कॉर्क से प्रेस करते हैं
जैसे कॉर्क से प्रेस करेंगे तो उसमें अगर थोड़ी बहुत चाय या वो जो थोड़ा बहुत सॉल्वेंट है या थोड़ा बहुत जो मदर लिक्विड है वो भी नीचे की तरफ आएगा और आपके पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे। जो नीचे वाला आपके पास मदर लिक्विड आता है उसको दोबारा से कंसंट्रेट ठीक करके उसके अंदर 1% या 2% जो क्रिस्टल्स रह गए हैं उनको भी अगेन एंड अगेन उसको सैंपल को दोबारा क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से पास किया जाता है और उसमें से जो थोड़े बहुत क्रिस्टल्स रह गए हैं उन क्रिस्टल्स को भी हासिल कर लिया जाता है। इस बात का अंदाज़ा लगाना कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एक अच्छा था या नहीं था, या हमने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हमारा रहा या नहीं रहा, किस बात से लगाएंगे? हम इस बात से लगाएंगे अगर तो क्रिस्टल्स वेल फॉर्म्ड है और उनकी मैक्सिमम अमाउंट ऑब्टेन हुई है तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बहुत सक्सेसफुल था। लेकिन अगर उनकी अमाउंट उतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं था। जैसे ही आपने क्रिस्टल्स ले लिए, आप उन क्रिस्टल्स को कोल्ड सॉल्वेंट के साथ आपने वॉश कर देना है। यानी सबसे पहले आपने क्या किया था, सोल्यूट लिया था, उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया था, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था। उसके सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिर हमने फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करने के बाद हमने उसको ठंडा किया। ठंडा जब किया तो उसमें से क्रिस्टल्स बने, उन क्रिस्टल्स को हमने सेपरेट कर लिया। अब उन क्रिस्टल्स को आपने वॉश किया। वॉश करने के बाद अब अपने उन क्रिस्टल्स को करना है ड्राई। ड्राई करने के लिए 3 प्रोसेस हैं। नंबर 1, आप उनको फ़िल्टर पेपर की मदद से ड्राई कर सकते हैं। नंबर 2, आप उनको ओवन में रख के ड्राई कर सकते हैं। नंबर 3, आप उनको वैक्यूम डिस्टिलेशन की मदद से भी ड्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है फ़िल्टर पेपर, आप एक पेपर लें, उसके ऊपर क्रिस्टल्स को रखें और दूसरे पेपर से जेंटली प्रेस करके आप क्रिस्टल्स को ड्राई कर लें। लेकिन इस प्रोसेस का ड्रॉबैक क्या होगा, जब आप उसको लाइट प्रेस कर रहे होंगे तो मे बी क्रिस्टल्स क्रश हो जाएं, एक ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि क्रिस्टल्स को जब आप ड्राई कर रहे हैं तो इन क्रिस्टल्स के ऊपर फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स हैं वो उन क्रिस्टल्स के साथ लग सकते हैं और इम्प्योरिटीज़ का बाइस बन सकते हैं। तो फिर अल्टरनेट वे क्या है? अल्टरनेट वे ये है कि फ़िल्टर पेपर की बजाय आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर लें, आप ओवन यूज़ कर लें। आप एक ओवन लें, उस ओवन के अंदर सैंपल को रखें। जैसे ही आप सैंपल को ओवन में रखेंगे तो सैंपल ड्राई हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस करते हुए भी बहुत ध्यान रखना है कि सैंपल मेरा डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। तो फिर हम इस टेक्निक की बजाय भी हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं कि हम एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को वॉच ग्लास में रख के हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर रख देते हैं और सैंपल जो है वो ड्राई हो जाता है। सैंपल्स को ड्राई करने के लिए ड्राइंग एजेंट यानी कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड सिलिका जेल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो जितनी भी मॉइस्चर है उसको वहाँ से क्या कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। क्रिस्टल्स ड्राई हो गए, लेकिन अब लास्ट स्टेप है हमारा डीकलराइजेशन। कोई प्रोडक्ट बनती है, कोई लैब में आप काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई साबुन बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसमें किसी न किसी इम्प्योरिटीज़ की वजह से, किसी न किसी रेजिनस मटेरियल की वजह से कलर आ जाता है और वो कलर हमें नहीं चाहिए। तो उस कलर को रिमूव करने आपका यहाँ पे बेसिकली मकसद है। तो हम कलर को रिमूव करने के लिए जो भी सैंपल जिसमें वो कलर इम्प्योरिटीज़ हैं उसके अंदर एनिमल चारकोल डाल के उसको बॉयल करेंगे। एनिमल चारकोल जितना भी कलर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं वो डीकलराइज हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन का कंप्लीट होता है। लास्ट में मैं पूरे टॉपिक को समराइज कर रही हूँ। सबसे पहले सॉल्वेंट को चूज़ करें, सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल के उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें। गरम सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद आप उसको कूल डाउन करें। जैसे ही कूल डाउन करेंगे तो क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उन क्रिस्टल्स को आप सेपरेट आउट करेंगे। सेपरेट करके हम उनको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम उनको ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद हम उनको डीकलराइज कर लेंगे। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।